सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में आईआर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका कि नाम है भारत जापान संबंध। और ये भी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो आगे आने वाला अगर कोई भी मेंस का एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी या किसी भी अदर पीसीएस एग्ज़ाम में, इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने का चांस रहेगा, इसलिए मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ। इसके पहले कल एक वीडियो बनाया था आईआर का है, जिसमें कि भारतीय प्रवासी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है आईआर के प्लेलिस्ट में, आप वहां से उसको देख सकते हैं। वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें कोशिश करूंगा कि भारत जापान संबंध का जितना भी मतलब कि क्षेत्र है या पहलू है, वो सबको बारे बारे डिस्कस किया जाए, ताकि मेंस के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इससे घुमा के, तो आप उसको जवाब देने के लायक रहें। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। या नहीं तो मेरा सलाह होगा कि आप इसको शॉर्ट में नोट्स बना लें, क्योंकि ये खुद एक शॉर्ट में नोट्स बनाया गया है, टू द पॉइंट है, जो कि मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए, सबसे पहली बात ये जो है, चर्चा में क्यों रहा है भारत जापान संबंध। अभी 20 और 21 मार्च के बीच में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के दौरे पे आए, और इनका आने का जो मेन रीज़न था कि भारत जापान वार्षिक बैठक अभी 2023 का हुआ है भारत में ही। ये हर एक साल होता है, कभी जापान में कभी भारत में। तो इस बार का कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ देखिए, जब भी कभी दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध का जब बैठक होता है, तो दोनों जो राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, वो आके अपना कुछ स्पीच देते हैं। तो इसमें जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री का जो मेन जो स्पीच था, उनका स्पीच में यहाँ लिख के लाए हैं। और आप ऐसे स्पीच का ना अपने भूमिका में या मेंस के आंसर में कहीं भी बीच में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2023 में भारत G20 और जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने का सबसे अच्छा अवसर है। मतलब कि जो दोनों देशों की प्रायोरिटी है, उस पर मिलकर अगर हम काम करेंगे, एक बेहतर भविष्य की ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये मेन जो है ना स्पीच का भाग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी ओर जो है ना, जापान के पीएम किशिदा जी ने क्या कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भारत अपरिहार्य है। मतलब कि बिना भारत के जो है इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि चाहे अमेरिका हो, आप अमेरिका का हो या जापान हो, इन सब देशों का जो एक मत ये है कि जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, इसमें अगर कोई अगर चीज़ एक्टिविटी किया जाए, कोई शांति की अगर बात किया जाए, उसमें बिना भारत का संभव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी बात है। ये जो दुनिया के दो सबसे विकसित देश हैं, भारत और अमेरिका और चीन, तो भारत की भूमिका को हिंद प्रशांत महासागर में काफ़ी अनिवार्य रूप से देखते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आप जरूर कहीं ना कहीं यूज करें अगर मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो। अब देखिए, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें क्या क्या मेन बातें कही गई है, उसको थोड़ा सा लिख लीजिए कि जापान के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा किया है कि यहाँ पे हिंद प्रशांत महासागर के सभी क्षेत्रों में इन्होंने ढांचागत या कनेक्टिविटी के विकास हेतु $75 अरब का योजना का एक ऐलान किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। जापान के पीएम ने इंडो पैसिफिक रीजन में सभी क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी या ढांचागत विकास के लिए $75 अरब की योजना का क्या किया, ऐलान किया है। और इसके लिए जापान सरकार और जापान की निजी कंपनियां फंड क्या करेगी, जुटाएगी। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में अगर कहीं अगर कनेक्टिविटी नहीं है या अगर कोई ढांचागत सुविधा नहीं है, उसके लिए जापान इतना अधिक पैसा यहाँ खर्चा कर रहा है। फिर भारत के साथ मिलकर जापान जो है ना, दक्षिण एशिया में स्थिरता लाने की कोशिश करेगा। ये भी एक जो बच्चे म्यांमार हो गया या बांग्लादेश हो गया या और भी जो देश हैं, इसमें ऐसा लोग मिलकर काम करेंगे। फिर जापानी प्रधानमंत्री ने अपने देश की हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र नीति का घोषणा किया यहीं पे। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। जो प्रधानमंत्री जापान के हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है ना हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में उनकी क्या पॉलिसी रहेगी, इसमें उन्होंने घोषणा किया। इसमें 4 उन्होंने मेनली थ्योरी दिया है। पहला उन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपन्नता के लिए शांति के सिद्धांत का पालन करना। सबसे पहली बात उनका ये कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश हैं, उनमें समृद्धि या अच्छापन तभी आएगा जब इस इलाके में शांति रहेगा। और उन्होंने शांति का सिद्धांत दिया और इसका पालन सभी को करना पड़ेगा। फिर हिंद प्रशांत
क्षेत्र की चुनौतियों का मिलकर सामना करना पड़ेगा। जो भी इधर समस्या है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का हो या ऊर्जा को लेकर जो भी समस्या है उसको मिलकर करना पड़ेगा। अगर कोई एक देश अगर चाहेगा नहीं हम यहाँ पे नेतागिरी करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। खास करके ये जो इंडो पैसिफिक रीजन का जिनका जो पॉलिसी आया हुआ, ये कहीं ना कहीं चाइना को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह चाइना विस्तारवादी नीति कर रहा है या दक्षिण चीन सागर में या हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में, उसके लिए ये जो है ना उनको संतुलित करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका 4 सिद्धांत है। तीसरा इन्होंने कहा है कि कई स्तरों पर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए, मतलब कि जितने भी देश इस एरिया में हैं सबके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत ही, जिस तरह से आप देखेंगे चाइना जो है ना जो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है उसी को लेकर इनका ये सिद्धांत है। चौथा है कि इस क्षेत्र में समुद्र से लेकर आकाश तक के सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है कि इनका ये कहना है कि इस क्षेत्र में जो है ना आकाश से लेके जो है ना समुद्र तक में इस्तेमाल जो है ना अच्छे से किया जाए, ये नहीं कि कोई देश जो है यहाँ मनमानी नहीं करेगा। तो ये जो 4 सिद्धांत है ये इंडिया के लिए अच्छा है ताकि चीन को बैलेंस किया जा सके। फिर और जो इसमें जो कुछ एग्रीमेंट हुआ है, सहमति हुआ है, जो आपको पता है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जो है ना जापान चौथी किस्त देगा, मतलब इसमें 28,000 करोड़ रुपया का जारी किया जाएगा। फिर सैन्य और आर्थिक संबंध को भी बेहतर करने पर सहमति बनी है, जिसमें कि रक्षा क्षेत्र में कुछ रिसर्च किया जाएगा, उसमें कुछ डिजाइनिंग नए किए जाएंगे और इन आर्थिक क्षेत्र में ना विनिर्माण पर न काफ़ी जोर दिया गया है इस बैठक में। तो ये जो इस बैठक का मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि भारत जापान जो संबंध है इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक में क्या है, इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, आगे की राह क्या होनी चाहिए, उसको हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो अगर क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि अभी जो हाल ही में जो बैठक मार्च में हुआ है इसमें क्या मेन समझौते हुए या क्या रिजल्ट हुआ था, आप वो लिख देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ओवरऑल में पूछेगा कि भारत जापान संबंधों की चर्चा करें, तब आपका इधर का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए इसमें सबसे पहली बात, जहां तक अगर भारत जापान संबंध का आता है भूमिका को लेके, अगर मतलब क्वेश्चन अगर पूछे भूमिका क्या लिखेगा, देखा सिंपल यहाँ भूमिका हम क्या लिख सकते हैं, भारत जापान के बीच दोस्ती का लंबा इतिहास रहा है जो आध्यात्मिक आत्मीयता और मजबूत सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधों में निहित है। कहा जाता है कि भारत जापान के बीच जो आदान प्रदान 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ, जो आज तक लगातार क्या है जारी है। मतलब कि बौद्ध धर्म को लेकर यहाँ कह रहा है कि हमारा जो धार्मिक जो प्रसार जो काफ़ी प्राचीन है और जो आज तक क्या है जारी है। दोनों देशों का द्विपक्षीय संबंध किसी भी तरह के विवाद या क्षेत्रता से पूरी तरह क्या है मुक्त है। मतलब कि एक ऐसा देश भारत का जिसका साथ कोई तरह का विवाद नहीं, उसको हम चीन को उसमें रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप ये भूमिका में लिख सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा जो लैंडमार्क डेट है वो 28 अप्रैल 1952 को भारत जापान के राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जब भारत भी आज़ाद हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, तब यहाँ पे भारत जापान के बीच राजनीतिक संबंध हुए थे। और अभी 2022 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध 70 वर्ष क्या हुए हैं, पूरे हुए हैं। तो इसको लगा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि अभी वर्तमान समय में भारत और जापान के बीच क्या स्थिति है, मतलब संबंध कैसे हैं। आप संबंध को हर एक एंगल से मैं देखने जा रहा हूँ। पहला आर्थिक संबंध क्या है, तो अभी द्विपक्षीय व्यापार लगभग इसका ना दोनों के बीच $18 मिलियन है और जापान जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा जो है अभी व्यापारिक भागीदार देश है। तो ये आर्थिक है। उसके बाद भारत जो है ना कई परियोजनाओं में भारत को यहाँ से ऋण मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है रक्षा क्षेत्र अगर हम बात किया जाए तो 2+2 वार्ता होती है दोनों देशों के बीच। फिर रक्षा अभ्यास है, जैसे कि धर्म गार्जियन है, मालाबार है, मिलन है, ये कहीं ना कहीं रक्षा को लेके है। और हिंद महासागर की सुरक्षा है तो इसे क्वाड का गठन किया गया है। और अभी जस्ट जो समझौता हुआ उसमें भी ना रक्षा को लेके काफ़ी सारा बात किया गया है। तो ये जो रक्षा क्षेत्र में इंपॉर्टेंस हो गया। स्वास्थ्य को लेके क्या है कि भारत का जो आयुष्मान भारत योजना है और जापान का एक है आहविन, ये दोनों योजना लगभग सेम है और दोनों में कहीं ना कहीं एक तालमेल है दोनों देशों के बीच। उसके बाद जो अगर हम बात करेंगे अवसंरचना या ढांचागत विकास का, तो जापान काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करा, चाहे वो रेलवे हो या बुलेट ट्रेन की बात हो या जो औद्योगिक गलियारा की बात होती, इसमें पैसा काफ़ी अधिक खर्चा किया। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो दिल्ली बम्बई औद्योगिक गलियारा में पैसा जापान का लगा हुआ है, बुलेट ट्रेन है या चेन्नई मेट्रो परियोजना में पैसा लगा हुआ है, दिल्ली मेट्रो में पैसा लगा हुआ है। फिर एक ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है पश्चिमी भारत में, उसमें भी पैसा काफ़ी जो है ना जापान का लगा हुआ है। ये सब कहीं ना कहीं अवसंरचना में आप संबंध दिखा सकते हैं। दूसरा सांस्कृतिक जो संबंध की बात जहाँ किया जाए,
एक दूसरे देश जो है ना कला शो करते हैं या पेंटिंग में कोई प्रदर्शनी लगा देते हैं कभी कभी। और सबसे बड़ी बात है ना, जो बौद्ध धर्म का जो आदान प्रदान होता है, प्रसार होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक अभी हाल ही में जो हुआ है, वाराणसी और क्योटो सिटी से इसको ना बनाया गया, सिटी सिस्टर बनाया गया। तो ये भी जो है ना आप सांस्कृतिक कल्चर में लिख सकते हैं। फिर कौशल विकास के क्षेत्र में जापान ने युवाओं को परीक्षण देने के लिए भारत में एक संस्था का खोला, ताकि चूँकि जापान जो है ना कौशल विकास में काफ़ी आगे है, तो वहाँ जो जिससे कौशल विकास होता है, जो मानव संसाधन को कैसे बेहतर किया जाए, उसकी दिशा में ना जापान ने यहाँ पे एक संस्था क्या किया है, ओपन किया है। तो ये प्रमुख जो है ना अभी वर्तमान में दोनों देशों के बीच क्या है संबंध, या क्वाड का भी जिक्र कर सकते हैं। अभी वर्तमान में दोनों देश काफ़ी बेहतर स्थिति में है। अब देखिए, ये तो हो गया कि दोनों देशों के बीच क्या जो है ना एक अच्छा संबंध है। अब यहाँ पे है कि कुछ चुनौतियाँ जो दोनों देशों के बीच है वो भी आपको जानना पड़ेगा। इसमें पहली चुनौती ये है कि जापान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध अपनी पूरी क्षमता में भी नहीं पहुँच पाए। हम लोग वहाँ पे आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, व्यापार घाटा भी एक लिख सकते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक जो एक आपको साझेदारी जो एक संगठन है, जिसमें कि आसियान के 10 देश हैं और इसमें भारत भी शामिल होने वाले हैं, भारत ये शामिल इसमें नहीं हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ना एक आर्थिक मुद्दे पर जो है ना दोनों देशों का एक मत जो है ना विपरीत है, क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। 10 इसमें आसियान के देश हैं, बाकी 5 और देश हैं जिसमें कि जापान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, ये लोग शामिल हुआ, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं होना कहीं ना कहीं जो दोनों देशों के बीच ना थोड़ा सा ना विपरीत सोच है। बस सोच विपरीत है, बाकी चीज़ें ठीक है। दोनों देशों के बीच जो है ना चीन के साथ विवाद है, खास करके बाउंड्री विवाद है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों देशों के बीच की। चाइना जो है ना, चाइना का सीमा जापान से भी लगता है और भारत से भी लगता है, और दोनों का सीमा विवाद है। और भी कई सारे मुद्दे पे तनाव का एरिया है, तो ये भी आप एक लिख सकते हैं। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई हितधारक हैं जो दोनों के लिए एक चुनौती है। कि जो आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये समझिए कि पूरे दुनिया के लिए एक ना युद्धाभ्यास है। मतलब कि अमेरिका, रसिया, चीन, भारत, सारे देश जो है इस एरिया पर जो है ना अपना कहीं ना कहीं दबदबा कायम करना चाहते थे। ये जो कुछ ना भारत और जापान के संबंधों में कुछ थोड़ा बहुत चुनौती, आप इसको 2-3 लाइन दिखा सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत जापान एक दूसरे के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है, हालांकि पहले तो आर्थिक, राजनीतिक ये सब संबंध आप दिखा ही सकते हैं, उसके अलावा देखिए कुछ और जो पॉइंट यहाँ निकल के सामने आता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता हेतु, क्योंकि यह सबसे सर्वाधिक विवाद का क्षेत्र बनता जा रहा है हिंद महासागर, इसलिए जो है ना दोनों देशों का एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। दोनों देशों के आर्थिक हित एक दूसरे से मिलते हैं, उनको भी उनके पास रिसोर्स नहीं है, प्राकृतिक रिसोर्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्स है, तो हम उनको रिसोर्स देंगे, वो हमको टेक्नोलॉजी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हित एक दूसरे से जुड़ रहा है। मतलब जापान के पास कौशल विकास है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पूंजी है, हमारे पास इसकी कमी है, उनके पास संसाधन नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करके ना चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा, वैश्विक संस्था जितना WTO है, UNO है, WHO में सुधार के लिए इन दोनों का एक साथ होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि UNO का जो सुरक्षा परिषद, उसमें जो 5 जो स्थायी देश हैं उसमें जापान नहीं है। जापान और भारत दोनों एक G4 ग्रुप बनाया है, जिसमें कि उसमें शामिल हुआ जाए, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना जापान और भारत जो है ना मल्टीपोलर दुनिया के निर्माण में एक दूसरे सहयोग कर सकते हैं, मतलब कि बहुद्रव्य व्यवस्था के लिए दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कल उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि उत्तर और दक्षिण के बीच सहयोग होते हैं। आपको पता है कि जो पूरा दुनिया अगर है इस तरह से, तो ये बीच में इक्वेटर है, तो इधर जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं इसको बोलते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग, और जो उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम जो विकसित देश हैं, और साउथ जो गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जो ना मैक्सिमम जो ना विकासशील देश है या औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं, तो इसको कहा गया है दक्षिण दक्षिण सहयोग। और इधर है नॉर्थ सहयोग। तो भारत और जापान एक ये कर सकता है कि चूंकि जापान जो है ना उत्तरी गोलार्ध में है और भारत तो दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों के बीच जो है ना एक जो है संबंध स्थापित दोनों देश कर सकता है। मतलब उत्तर और दक्षिणी के बीच जो है ना सहयोग हेतु दोनों के लिए दोनों अनिवार्य हैं। उसके बाद जो है ना आगे जलवायु परिवर्तन हो जाए, आतंकवाद आदि से निपटने हेतु भी दोनों देश जो है ना एक साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर दोनों देश क्वाड के मेंबर हैं, G20 के मेंबर हैं, तो दोनों का हित जुड़ा हुआ है। फिर दुनिया के जो है ना लोकतांत्रिक देशों में दोनों बहुत ही अच्छे देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। और सबसे बड़ी बात है दोनों के विवाद ना के बराबर है।
हाँ थोड़ा बहुत आर्थिक में इधर है, लेकिन विवाद ना के बराबर है। ये जो है ना दोनों देश को के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इतना पॉइंट आपने डील कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए, शॉर्ट में या लॉन्ग में। अब ये हो गया इतना सब एंगल होने के बाद, अब आगे की राह देखिए। जब भी कभी आप आईआर के प्रश्न लिखा तो उसमें आगे की राह जरूर दिखा मत। पहला काम कि निवेश अनुकूल व्यवहार होना चाहिए, जैसे भारत में भी कई फिर परियोजना लंबित है, उसको जल्दी पूरा करना चाहिए। व्यापार बढ़ाना चाहिए दोनों देशों के बीच। ऊर्जा क्षेत्र जो है ना सुरक्षा प्रबंधनों को जोर देना चाहिए। एक ऐसी नीति बने जिसके जरिए चीन को बैलेंस किया जा सके, मतलब एक ऐसा पॉलिसी बनाइए जिसमें कि दोनों देशों का फायदा हो और चीन को भी काउंटर किया जा सके, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब संरचना से जुड़े परियोजना को जल्दी पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि अभी बुलेट ट्रेन है या मेट्रो परियोजना, वो में काफ़ी लेट लपित ही हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। फिर जो अगला है रिश्ते में भरोसा पैदा करने के लिए संकोच वाली प्रवृत्ति दोनों देशों को कम करना होगा। आप इतना अगर आगे का हम लिख देंगे तो एक अच्छा जो इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे और अच्छे नंबर मिलने का क्या रहेगा, चांस रहेगा। तो अब अंतिम अगर इसका अगर हमारे निष्कर्ष ही लिखना पड़ जाए तो निष्कर्ष में भी यही लिख सकते कि कहा जा सकता है कि दोनों देश एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में कई सारी समस्या हैं, अतः दोनों को एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म आके आगे बढ़ने चाहिए ताकि दुनिया 2030 तक जो है यूएनओ के जो है ना एफडीजी गोल को पूरा कर सके। ऐसा करके आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए जो भी ऊपर पढ़ा है इसका आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए पहला इसमें है कि भारत जापान के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। देखिए संबंधों की चर्चा वही कि जो भी आर्थिक है, सांस्कृतिक है, कौशल विकास का, उसको आप चर्चा कर देंगे, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनाया हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा कई मायने में भारत के लिए महत्वपूर्ण है, चर्चा करें। अब देखिए भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान अपने हिंद महासागर क्षेत्र की क्या रणनीति, क्या नीति उसको जारी किया है, जो कहीं ना भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको बना के आंसर आराम से लिख सकते हैं। फिर भारत जापान संबंधों में चाइना फैक्टर क्या, देखिए चाइना फैक्टर आप ये लिखिएगा कि दोनों देश जो है ना कहीं चाइना से जो है काफ़ी जो है ना वो निगेटिव दोनों पर प्रभाव पड़ता है। चीन का विस्तारवादी नीति हो या दक्षिण चीन सागर का विवाद हो, हिंद महासागर में बढ़ती उसकी जो है ना गतिविधि हो, इन सब वजह से भारत जापान दोनों कहीं ना कहीं जो है ना काफ़ी प्रभावित है। यही इसका कहीं ना कहीं चाइना फैक्टर है। इसको शॉर्ट में अगर ये 100 वर्ड में या 150 वर्ड में आप इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन शॉर्ट में बनाया भारत जापान संबंध तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र, मतलब कि भारत जापान संबंध अगर बेहतर रहेगा तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी जो है ना शांति स्थापित किया जा सकता है। अभी लेटेस्ट आप एग्जाम्पल जो बैठक का लेते हुए इस आंसर को भी लगभग 150 वर्ड में लिखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी जो ऊपर का 2 क्वेश्चन आप इसको 400 या 350 शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे। तो मेरा बस यही है कि आपको जो है टॉपिक के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन भी दे दे जिसमें शॉर्ट आंसर हो जाए, लॉन्ग आंसर हो जाए, आप इसको लिखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बाकी 68, 69, 70 जीएस मेंस के लिए जो है ना आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए या इसका मॉडल आंसर चाहिए, जिसमें कि जीएस के लिए लगभग 300 से ज़्यादा आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बाकी एफए के लिए भी 100+ मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। बाकी मेंस का आंसर प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। जिनको भी ऐसा चीज़ रिक्वायरमेंट अगर जगह चाहिए तो इस पर जो है ना कॉल करके पता कर सकते हैं। तो बाकी अब नेक्स्ट जो है ना करंट अफेयर्स के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।